हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। इस वीडियो में फिर हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? सोशल साइंस होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और ये सोशल साइंस का आपका टेस्ट नंबर 6 है। और ऐसे जो दोस्तों डेली टेस्ट नंबर 14 है, ठीक है। 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसका आप हमारे देख सकते हैं चैनल पर जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो जानते ही हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले गरीबी हटाओ, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद हरित क्रांति का परिणाम हुआ था, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। नहीं दोस्तों, ये कथन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है कि कुरु, पंचाल, वत्स और विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे। हाँ, ये सही है, दूसरा कथन सही हो गया। तीसरा क्या है कि सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए। जी दोस्तों, ये भी सही है। तो कथन 2 और कथन 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित है। सही बात है, पहला सही है। दूसरा है इसकी शुरुआत 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। ये गलत है दोस्तों। तीसरा है कि इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी। नहीं दोस्तों, यह भी गलत है। और चौथा है इसकी शुरुआत बंगाल और बिहार में की गई थी। बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले से लेकर आखिर तक गतिविधि तक आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले 4 अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आपका कृषि प्रस्ताव, उसके बाद सीआर फार्मूला, फिर लास्ट में आएगा बेल योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है। अशोक की पत्नी कारुबाकी का नामोल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक की पत्नी जो है कौन थी? कारुबाकी। इनका उल्लेख जो है किस शिलालेख में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए कथन में से क्या है। आपको अभिकथन और कारण दिया है, तो चुनना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभिकथन दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बताइए दोस्तों, सही गलत। चलिए देखते हैं और पढ़ लेते हैं दूसरा। इसे कारण क्या दिया है? पहला तो सही है, आपका कारण दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी इकाई के रूप में किया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है, अलग किए थे, ठीक है। तो ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में क्या करना है? गलत कथन के बारे में सही कूट चुने, ठीक है। कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। 7 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और 1937 में लागू हुआ। हाँ दोस्तों, ये सही है, ठीक है। दूसरा कथन है कि यह लॉर्ड लिनिथो के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था जिसने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की। बताइए सही गलत। तो ये भी सही बात है, ठीक है। तीसरा कथन क्या है? अधिनियम को कानूनी शैली में लिखा गया था जिसे लगभग 15 भागों और 30 अनुसूचियों में व्यवस्थित किया गया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। और चौथा है नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसे गुलाम संविधान कहा जिसने भारत की आर्थिक गुलामी को मजबूत और स्थायी बनाने का प्रयास किया। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तो आंसर हुआ कथन, आपको गलत ही चुनना है। तो अब क्या हो जाएगा? कथन 3 और 4 जो है गलत है, ठीक है। 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 जो है गलत है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पहले डी होगा, यानी वायसराय के रूप में लिलिथगो के स्थान पर वेबेल का, पहले ये हो जाएगा। उसके बाद आएगा भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होगा।
उसके बाद दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, उसके बाद अंत में आ जाएगा अंतरिम सरकार का पुनर्गठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे, बताइए आंसर। तो इसमें आपको कूट के हिसाब से आंसर चुनना है। तो पहला इसका दिया है, पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के 2 समूहों में मिलेंगी। हाँ दोस्तों, ये बिंदु था। ठीक है, ये बिंदु था। दूसरा ऑप्शन है सिंध पाकिस्तान का भाग होगा, नहीं दोस्तों ये नहीं था। और तीसरा है कि NWFP पाकिस्तान का हिस्सा होगा जबकि बंगाल का सिलहट जिला भारत का हिस्सा होगा, नहीं ये भी नहीं था उसमें। और चौथा है विभाजन होने पर 2 स्वतंत्र देशों और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। हाँ ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और चुनना कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मत समझौता होने में काफी मदद मिली। बिल्कुल दोस्तों सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है, उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भी कथन सही है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर बताइए। तो हो जाएगा इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित असत्य विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। पहला विकल्प दिया है, लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, सही दिया है दोस्तों। दूसरा, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया, ये भी सही है। तीसरा, इस सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई जो है गलत नहीं है, यानी कि सबके सब सत्य है। 14 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन दिया है, देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा, सही है, ये था उसमें। दूसरा है कि देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, ये भी सही है। तीसरा है, भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है गलत है, यानी कि सबके सब सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून के द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका स्थापना जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आपको चुनना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये चुनना है। पहला, 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है, कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया, हाँ ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो आपको गलत ही चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अभिलेख और शासक से है। उपरोक्त में से कितने युग्म असत्य है ये बताना है। ठीक है, पहला है आपका जूनागढ़ रुद्रदामन का है, सही है। नासिक गौतमी बलसरी, सही है। ठीक है दोस्तों, अब प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन गलत दिया हुआ है। ठीक है, शासक हरिसेन नहीं था, कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, और चौथा है भीतरी स्तंभलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये भी गलत है दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिएगा भीतरी स्तंभलेख के समय शासक कौन था। ठीक है, तो इसमें से कितना गलत हुआ? 2 कथन गलत हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बताइए आंसर। तो आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में हुआ था। सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सा कथन सही होगा। चलिए सभी कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है कि कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। तीसरा है भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ है, नहीं ये भी गलत है। चौथा है भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जी दोस्तों ये भी सही है। तो कथन का कथन 4 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनके संबंधित स्थानों के साथ मिलान करना है, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ होगा, असम में होगा, ठीक है, असम से मिल जाएगा। फिर है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में है दोस्तों, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला दिया है कि यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित किया गया है, सही बात है। और दूसरा है यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, सही बात है। तीसरा यह शिवकिला दर्रा के अंतर्गत निर्मित है, नहीं दोस्तों ये गलत है। और चौथा है यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1 और 2 जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि यह एक अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, बताइए सही है, नहीं दोस्तों ये गलत है। दूसरा है यह एक निर्जीव तंत्र है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, बताना है कौन सा जो है सुमिलित नहीं है। पहला दिया है कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, सही बात है। दूसरा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, सही है। तीसरा है दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति 2001, ये गलत है, ठीक है। और चौथा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया जो गलत है। आप लोग कमेंट कीजिए कि राष्ट्रीय जल नीति जो है ये कब हुआ था, ठीक है, वर्ष बताइए। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्न ग्रहों को उनके आकार के आधार पर घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कुटू से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें तो सबसे बड़ा हो जाएगा अरुण, उसके बाद आपका पृथ्वी आएगा, फिर आ जाएगा शुक्र, उसके बाद शुक्र पहले आएगा मंगल, बताइए दोस्तों। तो पहले शुक्र आएगा उसके बाद मंगल आएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। पहला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लेब्राडोर सागर का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने की धमकी दी है, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा है, ये भी गलत है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, दोनों जो है गलत है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सबसे ज्यादा सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के नव निर्धारित रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है, सही कथन चुनना है आपको। चलिए कथन देख लेते हैं। पहला कथन है कि गोकुल जलाशय गंडक नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है और यह पश्चिमी चंपारण में है, सही बात है। दूसरा है उदयपुर झील उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के घने जंगलों के पास स्थित है और सुभेद सामान्य पोचाड़ के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। तीसरा है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल करने के साथ बिहार में अब कुल 5 रामसर स्थल है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे में योगदान करते हैं, जी दोस्तों ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। पहला दिया है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है, सही है। छोटा नागपुर को भारत का रूड़ कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1851 में हुआ था, ये भी सही है। तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया, इनमें से कोई जो है गलत नहीं है, यानी कि सबके सब सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है
वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव है के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त तो आंसर होगा जैव विविधता में वृद्धि के अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एस जलवायु निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो एस पाया जाता है कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला है साइमन आयोग 1928 में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे और इसका देशव्यापी विरोध हुआ। सही बात है। दूसरा है नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के लिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत डोमिनियन दर्जे की सिफारिश किया था। ये भी सही है दोस्तों। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोनों कथन सही है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आपको चुना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, तीनों कथन सही है। ठीक है, पढ़ लेते हैं कथन क्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत संविधान की आत्मा कहा था। सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 प्रकृति में समान है। सही है। अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया? तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो पहला जोड़ा है कि विधि के समक्ष समानता नागरिकता एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। सही बात है। दूसरा है लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीय के नागरिकों के लिए है। ये भी सही है। तीसरा है किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति है। ये भी सही है। और चौथा है किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति है। नहीं दोस्तों, गलत है। ये भी संसद के होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। चलिए, भारतीय संचित निधि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 266 में है। पहला सही मिल जाएगा। उसके बाद वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। ये भी मिला दिए हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, ये जो है अनुच्छेद 360 में है दोस्तों। और बच गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपके अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? बताइए कौन सा भाषा शामिल किया गया था? तो हो जाएगा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 ट्रिक है दोस्तों, नमक याद रखिएगा। ठीक है, नमक इसी से होता है, तीनों का नाम आ जाता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? ये बताना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है दोस्तों इसमें कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सही है। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। ये भी सही है। तीसरा, तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो आंसर हो गया 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, क्या है? मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। गोलकनाथवाद ये कब होगा? 1967 होगा। ठीक है, और बैंक का राष्ट्रीयकरण ये 1969 से मिल जाएगा। और भी जो है देख लेते हैं। उसके बाद है आपका प्रीवी पर्स उन्मूलन, ये किससे मिलेगा बताइए? तो दोस्तों ये मिल जाएगा 1971 से शायद मिलेगा ना। हाँ दोस्तों, ये 1971 से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है केशवानंद भारतीवाद, ये तो आपको याद ही होगा। ये हो जाएगा आपके 1973 से। और मिनर्वा मिल्स वाद जो है 1980 से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है ये चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन है विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सही बात है दोस्तों। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। बताइएगा आंसर क्या होगा सही। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद दोस्तों जाकिर हुसैन, फिर आएगा वीवी गिरी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सक्स गाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला दिया हुआ है कथन
यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। सही बात है। दूसरा है, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक बार जब विभिन्न मंत्रालयों के खर्चे व अनुदानों की मांगे संसद द्वारा पारित कर दी जाती है, तब सचिव निधि से धन निकालने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो उस विधेयक को बोलते हैं विनियोग विधेयक। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है, ठीक है। पहला दिया है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। सही है। दूसरा है, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताना है। पहला कथन है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इनको निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 को छोड़कर। ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, यह पूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नहीं, ये गलत है। चौथा, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। तो आंसर हो गया कथन 1 और 2 जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फजल अली आयोग के सदस्य थे? बताइए कौन कौन जो है फजल अली आयोग के सदस्य थे इसमें से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 यानी कि के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू जो है फजल अली आयोग के सदस्य थे। याद रखिएगा नाम। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसमें पहला कथन है कि भारत का चुनाव आयोग मतदान सूची के पर्यवेक्षक हेतु उत्तरदायी है। सही बात है। दूसरा, चुनाव आयोग भारत के संसद के चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है। सही है। तीसरा, स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु चुनाव आयोग उत्तरदायी है। नहीं दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। चौथा है, चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो कौन कौन सही हुआ? 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़ता है 46 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। पहला दिया है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये किससे मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा विधायी हस्तांतरित की व्यवस्था से, ठीक है। तीसरा से मिल गया। फिर है भारतीय परिषद अधिनियम 1882। तो ये मिल जाएगा प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाएं से, ठीक है। दूसरा मिल गया दोस्तों चौथा से। तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ये मिल जाएगा चुनाव में सांप्रदायिक व्यवस्था से। और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ये किससे मिलेगा दोस्तों? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था से मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं। इसके बाद विचार करने के बाद क्या करना है दोस्तों? तो आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा जो है सही है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। हाँ, यह कथन सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कथन है कि राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। सही बात है। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होता है। गलत दोस्तों, ये गलत है। तो आंसर जाएगा कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, ये बताना है, ठीक है। पहला है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। नहीं दोस्तों, ये गलत है। दूसरा है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। सही बात है। तो कथन 2 जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। आगे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां है? बताइए कौन जो है लोकसभा की अनन्य शक्तियां है? तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना जो है ये अनन्य शक्ति में आता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं इस सेट का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ। उसके बाद जो हुआ प्रारूप समिति की नियुक्ति। इसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया।
और सबसे लास्ट में जो है भारतीय संविधान को प्रभावित होने की तिथि था। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।